हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 4.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 4.4 में जो सारे क्वेश्चन हैं, ज़्यादातर उनमें हमको माइनर्स और को फैक्टर्स फाइंड करना है। तो माइनर्स और को फैक्टर्स किस तरह से हम फाइंड करते हैं, ये चीज़ हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्वेश्चन लेंगे, कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो पिछले वीडियो की जो लिंक है वो आपको ऊपर मिल जाएगी, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक मैं मेंशन करते जा रही हूँ जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.4 में सबसे पहले हमको बोला जा रहा है राइट माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमको डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं और उनके हमको माइनर्स और को फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो अभी सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट हैं, दोनों के हमको माइनर्स और को फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो जो एलिमेंट है हमारा 2, इसका माइनर फाइंड कर रहे हैं। तो माइनर ऑफ 2, 2 की पोजीशन के हिसाब से हम माइनर को शो करेंगे। तो 2 की पोजीशन क्या है? पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम। ठीक है, तो किस तरह से फाइंड करते हैं? ये रो गई, ये कॉलम गया, ये आ गया 3। ठीक, सिंपल। क्योंकि यहाँ पर 2/2 का डिटर्मिनेंट है तो आसानी है। अगर 3/3 का होता तब हमको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ता। ठीक है, चलिए अब 4 का फाइंड करते हैं, -4 का। तो माइनर ऑफ -4। अब -4 की पोजीशन देख लीजिए, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। तो ये कॉलम गया, ये रो गई 0। ठीक है, इसके बाद 0 का फाइंड करते हैं। तो माइनर ऑफ 0, 0 को देख लीजिए दूसरी रो में। सबसे पहले हम रो देखते हैं, दूसरी रो और कॉलम नंबर 1 पे है ये। ठीक है, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, ये आ गया -4। ठीक है, अब 3 की बात करते हैं। तो माइनर ऑफ 3, 3 का माइनर पोजीशन देखेंगे, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो यहाँ पर ये कॉलम गया, ये रो गई, ये आ गया 2। तो यहाँ पर हमने माइनर्स फाइंड कर लिए जो हमको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब इसी के को फैक्टर्स भी फाइंड करना है। तो को फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो को फैक्टर्स आपकी बुक में कैपिटल ए से शो कर रहे हैं, बाकी अगर दूसरी बुक में आप देखेंगे तो हो सकता है कैपिटल सी आपको दिखे वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं हम। तो यहाँ पर 2 की बात करते हैं, 2 का को फैक्टर। तो 2 का वही, ये पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो पहला कॉलम। तो 2 के लिए वही सेम चीज है। अंतर इनमें और इनमें क्या आ रहा है? माइनर और को फैक्टर में, को फैक्टर में हम -1 की डिग्री रो प्लस कॉलम लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो 1 + 1 2, इवन नंबर है तो प्लस ही रहेगा। ये रो गई, ये कॉलम क्या, डायरेक्ट आ गया हमारा 3। तो आप देख पा रहे हैं माइनर और को फैक्टर बिल्कुल सेम है। ठीक है, अंतर कहाँ आता है? माइनस साइन में, पोजीशन के हिसाब से। अब 4 की बात करते हैं। तो 4 की पोजीशन पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे देखें 2 + 1 3, और नंबर आ रहा है इसलिए पहले माइनस लगा दो। फिर ये कॉलम क्या, ये रो गई, ये आ गया 0। अब 0 पे तो साइन कोई लगता ही नहीं, तो ये खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट 0 का को फैक्टर। तो इसका आप पोजीशन देखिए, दूसरी रो में है, पहले कॉलम में है, दूसरी रो पहले कॉलम में। तो यहाँ पर भी 2 + 1 3, ऑड मतलब माइनस लग जाएगा। अब हम को फैक्टर फाइंड करते हैं। तो ये रो गई, ये कॉलम गया -4। ठीक, तो इसका को फैक्टर आया -4, बाकी ये माइनस किस चीज का आया? पोजीशन के हिसाब से। 2 + 1 3, ऑड इसलिए माइनस। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे 4। ठीक है, नेक्स्ट को फैक्टर ऑफ 3। तो यहाँ पर दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो ये 2 + 2 4, इवन नंबर है तो प्लस ही रहेगा। अब देख लीजिए, ये रो गई, ये कॉलम क्या, ये आ गया 2। तो हमने फर्स्ट वाले के माइनस फाइंड कर लिए और ये को फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब आते हैं सेकंड पे। तो सबसे पहले माइनस फाइंड करेंगे। तो चलिए करते हैं। माइनर ऑफ 1 1, ए का माइनर। ठीक है, पहली रो पहले कॉलम में, पहली रो पहले कॉलम में M11। अब ये रो गई, ये कॉलम गया, ये आ गया D। सिंपल। M12 यानी इसका, ये रो गई, ये कॉलम गया, ये आ गया B। ठीक है, फिर M21 दूसरी रो पहला कॉलम, ये दूसरी रो पहला कॉलम, B का माइनर, ये रो गई, ये कॉलम गया C। और 2 की बात करते हैं D की। तो ये कॉलम गया, ये रो गई, ये आ गया A। सिंपल। ठीक है, अब को फैक्टर पे चलते हैं। तो को फैक्टर में वही 1 + 1 2,
इवन है प्लस रहेगा, 2 + 1 3 माइनस 2 + 1 3 माइनस 2 + 2 4 इवन, तो प्लस ही रहेगा। अब हम फाइंड कर लेते हैं, तो सेम टू सेम आपके माइनर से ही आ जाएगा। ये 1 1 पोजीशन का, ये भी 1 1 पोजीशन का, ये आ गया डी। ये 1 2 पोजीशन का, ये 1 2 पोजीशन का, ये आ गया बी। इसके बाद ये 2 1 पोजीशन, 2 1 पोजीशन, ये आ गया सी। और ये 2 2, ये 2 2, ये आ गया ए। तो अंतर कहाँ आया? सिर्फ पोजीशन के हिसाब से हम माइनस लगा देते हैं, जहां पर भी ऐड करने पे ऑड नंबर आता है वहां। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान सा था। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो इसमें भी हमको माइनर और कोफैक्टर फाइंड करने हैं, तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले पहली रो की बात करते हैं। पहले रो के एलिमेंट क्या है? 1 1 1 2 1 3। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, 1 0 0। चलिए करते हैं। तो M1 1 यानी 1 की बात करते हैं, तो ये रो गया, ये रो गई, ये कॉलम गया, बचे हुए एलिमेंट 1 × 1 1, बीच में माइनस 0 × 0 0, तो 1 - 0 1। ठीक है, 1 2 की बात करते हैं यानी 0 की, तो ये कॉलम गया, ये रो गई, 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 0 - 0 0। ठीक है, 1 3 यानी कि इस एलिमेंट ये 0, तो ये कॉलम गया, ये रो गई, बचे हुए एलिमेंट ये 4, 0 × 0 0, बीच में माइनस 0 × 1 0, 0 - 0 0। तो पहली रो के एलिमेंट्स का माइनस फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, दूसरी रो की बात करते हैं। 2 1 2 2 2 3। ठीक है, तो ये है 2 1 वाला एलिमेंट, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। तो M2 1 दूसरी रो पहला कॉलम 0, ये रो गई, ये कॉलम गया, 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 0 - 0 0। ठीक है, अब 1 की बात करते हैं, तो 1 को देखें तो इसकी ये रो गई, ये कॉलम गया, 1 × 1 1, बीच में माइनस 0 × 0 0, तो 1 - 0 1। ठीक है, 2 3 यानी इस 0 की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी रो गई, ये पूरा का पूरा कॉलम गया, 1 0 0 0 बचे, तो 1 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 0 - 0 0। तो दूसरी रो के एलिमेंट का भी हमने फाइंड कर लिया माइनर। अब तीसरी रो की बात करते हैं। ये 3 1 पोजीशन, ये 3 2, ये 3 3। चलिए करते हैं। 3 1 पोजीशन का एलिमेंट ये रो गई, ये कॉलम गया, 0 × 0 0, 1 × 0 0, 0 × 0 - 0 0, 0 की बात ये कॉलम गया, ये रो गई, 1 × 0 0, 0 × 0 0 0। 2 3 की बात ये रो गई, ये कॉलम गया, 1 × 1 1, 0 × 0 0, तो 1 - 0 1। ठीक है, तो ये आ गए सारे के सारे माइनर्स, ये आपकी पहली रो के, ये आपकी दूसरी रो के, ये आपकी तीसरी रो के। ठीक, क्लियर। चलिए कोफैक्टर की बात करते हैं, तो पहली रो के कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो वही चीज़ है कि अगर माइनर्स आपने फाइंड कर लिए हैं तो कोफैक्टर फाइंड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको क्या देखना है, यहाँ पर क्या 1 + 1 2 इवन इसलिए प्लस, 2 + 1 3 इसलिए माइनस, 3 + 1 4 इवन प्लस, 2 + 1 3 ऑड माइनस, 2 + 2 4 इवन प्लस, 3 + 2 5 ऑड माइनस, 3 + 1 4 इवन नंबर प्लस, 3 + 2 5 ऑड नंबर माइनस, 3 + 3 6 इवन नंबर इसलिए प्लस। अब जो माइनर है, लेकिन आपको पोजीशन के हिसाब से करना है। 1 1 पोजीशन का 1 1 पे लेना है, 1 2 का 1 2 पे, 1 3 का 1 3 पे। ऐसा नहीं करना है कि गलती से आपने 2 1 पोजीशन का माइनर 1 2 पोजीशन के माइनर पे सॉरी कोफैक्टर पे लिख दिया। ठीक है, तो देखिए ये तो 1 आया है तो 1 लिख दीजिए, ये 0 है तो इसमें माइनस लगेगा नहीं, ये 0 है तो ये 0, यहाँ पर भी 0 है तो माइनस हटा दीजिए, यहाँ 1 है तो 1 लगा दीजिए, यहाँ 0 है तो यहाँ से माइनस हटा दीजिए, ये 0 है तो ये 0, ये 0 है तो माइनस हटा के ये 0 और ये 1। तो लीजिए ये माइनस फाइंड करें और ये आ गए हमारे कोफैक्टर्स इस डिटर्मिनेंट के। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। ठीक है, तो अब इसका भी हमको वही सेम चीज माइनस कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले पहली रो के करते हैं। तो ये पोजीशन 1 1 1 2 1 3, 1 का करते हैं, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, 5 2 10, बीच में माइनस, 1 × 1 1, और ये खुद माइनस का है तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1 मतलब 11 आ गया, 1 2। ठीक है, मतलब 0, तो ये कॉलम गया, ये रो गई, 3 2 6, बीच में माइनस, 0 × 1 0, तो ये आ गया 6, 6 - 0 क्या हो जाएगा 6। ठीक है,
अब 1 3 यानी 4 की बात करते हैं तो आपका ये कॉलम गया, ये रो गई 3 1 जार 3, बीच में माइनस 5 इंटू 0 0 तो 3। तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि अभी तक कोफैक्टर्स अभी तक डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते थे तो हम क्या करते थे, जैसे 0 आ गया तो उसके लिए हम फाइंड ही नहीं करते थे। अब वहाँ पे ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये मल्टीप्लीकेशन में आता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हमको ये एलिमेंट नहीं लिखना है, हमको क्या करना है, बस इसकी रो हटानी है, कॉलम हटाना है, बाकी जो वैल्यू आ रही है उसको हमको लिख देना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि जैसे अभी हमने इसमें भी देखा कई सारे 0 थे लेकिन हमने फिर भी फाइंड किया, तो हमको सिर्फ माइनर और कोफैक्टर फाइंड करके देने हैं, दैट्स इट। ठीक है, चलिए तो पहली रो का तो हो गया माइनर। अब दूसरी रो पे चलते हैं, 2 1 2 2 2 3 2 1 दूसरी रो पहला कॉलम, 2 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 3 दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 3। तो 3 का कोई यूज नहीं है, सिर्फ 3 की रो हटेगी, कॉलम हटेगा। ठीक है, तो 0 का मल्टीप्लाई 2 में 0, बीच में माइनस, 4 का मल्टीप्लाई 1 में 4, तो ये क्या आ गया अपना -4। तो अभी सिर्फ माइनस ही फाइंड करना है। ठीक है, M22 यानी दूसरी रो दूसरा कॉलम 5, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, ये 4 कोने के जो एलिमेंट है वो बचे हुए हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2, बीच में माइनस, 4 इंटू 0 0, 2 माइनस 0 2 2 3 -1 की बात करते हैं। तो सिर्फ एलिमेंट की आपको रो हटानी है, कॉलम हटाना है, बाकी जो बचे हुए एलिमेंट है उनको सॉल्व करना है। तो 1 इंटू 1 1, बीच में -0 इंटू 0 0, तो 1 माइनस 0 1। ठीक है, दूसरी रो के भी माइनस फाइंड कर लिए। अब तीसरी रो के करते हैं, 3 1 3 2 3 3। ठीक है, तो 3 1 मतलब ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0, तो यहाँ 0 है। ठीक है, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ माइनर फाइंड करके देना है। तो ये इसकी रो गई, ये कॉलम गया, बचे हुए एलिमेंट है ये 4, तो 0 इंटू -1 0, बीच में माइनस, 4 5 जार 20, तो ये आ गया माइनस का 20। ठीक, 3 2 1 की बात करते हैं, ये कॉलम गया, ये रो गई, 1 इंटू 1 1 इंटू -1 बीच में माइनस, 4 3 जार 12, तो ये आ गया -12 -1 -13। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात इसकी। ये कॉलम गया, ये रो गई, 1 इंटू -1 4 3 जार 12 13। अब आते हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 पे, तो ये कॉलम गया, ये रो गई, 1 इंटू 5 5, बीच में माइनस, 0 इंटू 3 0, तो 5 माइनस 0 5, तो ये आ गए आपके माइनर्स। ठीक, अब कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो कोफैक्टर फाइंड करने में तो बड़ी आसानी रहती है अगर आपके पास माइनर है तो, लेकिन वही करस्पॉन्डिंग होना चाहिए बिल्कुल, 2 3 पोजीशन का 2 3, 2 2 वाला 2 2 में जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो पहली रो की बात करते हैं, 1 1 1 2 1 3, पहली रो का। ठीक है, तो अब अगर आपके पास माइनर्स हैं तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पोजीशन के हिसाब से माइनस लगाना है। तो देखो A11 की बात करते हैं, तो 1 + 1 2, इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, 1 1 वाला माइनर उठा के लिख लो, तो ये आ गया। ठीक, 1 2, तो 1 + 2 3, ऑड नंबर है इसलिए माइनस तो लगेगा। अब आप देख लो 1 2 वाला माइनर, ये 1 2 पोजीशन का कोफैक्टर है, 1 2 पोजीशन का माइनर 6 है, तो यहाँ आ गया 6। तो अंतर क्या है, यहाँ प्लस का 6 माइनर है, लेकिन उसी का कोफैक्टर -6। ठीक, अब 1 + 3 4, इवन नंबर प्लस ही रहेगा, बस 1 3 वाला माइनर उठा के आप यहाँ लिख लो। ठीक, तो पहली रो के कोफैक्टर हो गया। अब दूसरी रो के करते हैं, तो 2 1 2 2 2 3, तो सबसे पहले तो माइनस लगा दो, 2 + 1 3 ऑड माइनस, 2 + 2 4 इवन प्लस, 3 + 2 5 ऑड माइनस। अब 2 1 वाला माइनर -4 है, ऑलरेडी यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 4। समझ में आई बात, 2 + 1 3 माइनस लगेगा, और जो माइनर हम उठा के रख रहे हैं वो ऑलरेडी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 4, 2 2 2 + 2 4 इवन प्लस ही रहेगा। अब M22 माइनर किस पोजीशन का, 2 2 पोजीशन का, क्या आया +2, तो ये आ जाएगा, और बाकी 2 + 2 4 इवन है तो प्लस ही रहेगा। अब 2 3 वाला माइनर है 1, और 3 + 2 5 ऑड, इसलिए माइनस लग गया। ठीक, अब आते हैं थर्ड रो पे। तो सबसे पहले तो 3 1 का माइनर लिख दो, -20, 3 2 का -13, 3 3 का 5। अब साइन चेंज करेंगे पोजीशन के हिसाब से, 3 + 1 4 इवन
तो जो साइन है वही रहेगा, एक्स्ट्रा कोई साइन नहीं लगेगा प्लस का, ठीक है। 3 + 2 5 ऑड, तो एक और माइनस लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। इसके बाद 3 + 3 6 इवन, तो प्लस ही रहेगा, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोला जा रहा है यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो एवेलुएट दिस। मतलब कि हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, लेकिन अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट उस तरीके से फाइंड नहीं करना जैसे हमको करना था। हमको क्लियरली बोला गया है कि सेकंड रो के को फैक्टर का यूज करके हमको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, सेकंड रो के को फैक्टर से। अब ये चीज हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो में, मैंने आपको समझाया था कि यहां पर आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ सकता है किसकी हेल्प से, को फैक्टर की हेल्प से, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई भी आपकी रो या कॉलम, कोई भी रो या कॉलम है, उसमें अगर उसी के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर का मल्टीप्लाई करके उनका सम कर दें तो हमको उस पर्टिकुलर जो भी डिटर्मिनेंट रहेगा वैल्यू हमको मिल सकती है, ठीक है। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा था। तो यहां पर भी हम यही करेंगे। यहां पर हमको ये बोला जा रहा है कि सेकंड रो के जो को फैक्टर हैं उनकी हेल्प से डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो सेकंड रो के आप एलिमेंट लिख लीजिए। सेकंड रो के एलिमेंट है 2 0 और 1। तो ये जो 2 एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या है, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे हम, ठीक है। तो 2 0 1, लेकिन 2 की पोजीशन क्या है, दूसरी रो है, पहला कॉलम है, ठीक। इसके बाद दूसरी रो दूसरा कॉलम पे 0 है और दूसरी रो तीसरे कॉलम पे है 1। तो सबसे पहले तो हमने तीनों एलिमेंट लिख लिए, ठीक है, जिनके को फैक्टर की हेल्प से हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। अब A21 का जो डिटर्मिनेंट A21 का जो को फैक्टर रहेगा वो रहेगा कैपिटल A21। तो ध्यान दें यहाँ पर क्या बात हो रही है, को फैक्टर, माइनस नहीं, को फैक्टर, ठीक है। तो चलिए A21 यानी इस एलिमेंट का 2 का को फैक्टर फाइंड करते हैं। तो 2 का को फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ये रो गई, ये कॉलम गया, ये वाली रो गई, ये वाला कॉलम गया, बचे हुए एलिमेंट है 3 8 2 3। तो 3 3 जार 9, बीच में माइनस, 8 2 जार 16। और इसमें एक और चीज क्या लगती है, पोजीशन के हिसाब से हम लगाते हैं माइनस। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और रहेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस। इसको सॉल्व कर लेंगे, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7 और माइनस का 7। 16 में से 9 गया तो कितना बचा, -7, और ये माइनस ऑलरेडी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दूसरी रो का जो पहला एलिमेंट है 2 उसका को फैक्टर फाइंड कर लिया। आप A22 का को फैक्टर फाइंड करेंगे, कैपिटल A22। तो यहाँ तो 2 + 2 4 इवन नंबर है, तो माइनस का कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसका को फैक्टर फाइंड करते हैं। देखिए इसकी ये रो गई, ये कॉलम गया, 5 3 जार 15, बीच में माइनस, 8 1 जार 8। तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, 7, ठीक, क्लियर। चलिए अब इसका को फैक्टर फाइंड करते हैं। तो दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 3। तो यहाँ पर देखिए 2 + 3 5, ऑड आ रहा है तो यहाँ सबसे पहले माइनस लगा दीजिए, ठीक। अब इसका हम को फैक्टर फाइंड करेंगे। तो ये रो गई, ये कॉलम गया, 5 3 1 2 बचे, तो 5 2 जार 10, बीच में माइनस, 3 1 जार 3। तो 10 में से 3 माइनस होगा तो बचेगा 7, और ऑलरेडी बाहर माइनस है तो ये लग जाएगा माइनस, क्लियर। तो यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा था कि दूसरी रो के को फैक्टर से हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने दूसरी रो के को फैक्टर फाइंड कर लिए। सेकंड रो देखो सभी जगह सबसे पहले क्या है, 2 2 2, मतलब ये सेकंड रो के एलिमेंट है, ठीक, क्लियर। तो चलिए अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो ये प्रॉपर्टी लगेगी कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर करस्पॉन्डिंग को फैक्टर। अगर किसी भी रो के एलिमेंट्स का उसी के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम उनका सम कर दें तो हमको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी रो की बात हो रही है, दूसरी रो की, ठीक है। तो आपको ये लिखना है पहले, यहाँ पर वी नो दैट करके मैंने वहां लिख दिया है, आपको लिखना है सबसे पहले वी नो दैट, और ये पूरी की पूरी कहानी यहाँ लिखनी है। फिर उसके बाद आपको ये लिखना है कि कौन सी रो की बात हो रही है, दूसरी रो की। दूसरी रो के एलिमेंट लिख दो, A21, बीच में प्लस, A22, बीच में प्लस, A23, ठीक है, क्लियर। डिटर्मिनेंट इक्वल टू दूसरी रो के एलिमेंट लिखे
उनमें हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का। तो A21 का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A21, A22 का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A22 और A23 का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A23, और बीच में क्या है प्लस, यानी इनका सम। बस इनकी वैल्यू आप पुट अप कर दीजिए, आपको मिल जाएगा डिटरमिनेंट। तो ये मैं हटा रही हूँ। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो देखिए A21, 22, 23 एलिमेंट्स की बात करें तो A21, A22, A23 ये एलिमेंट है 201। तो इनकी वैल्यू हम लिख देते हैं। तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस यहाँ 1। तो सबसे पहले A21, A22, A23 इनमें मल्टीप्लाई हो रहा है इनके कोफैक्टर का। तो 21 वाला कोफैक्टर है 7, 22 वाला कोफैक्टर भी है 7 और 23 वाला कोफैक्टर है -7। बस वैल्यूज पुटअप कर दी, सॉल्व कर लीजिए इसको। 2 7 आर 14, ये तो हो गया 0 और 7 1 आर 7, तो ये आ गया 7। समझ में आ गई बात क्लियरली। तो यहाँ हमको सेकंड रो का बोला, थर्ड रो का बोला होता तो थर्ड रो के एलिमेंट होते और थर्ड रो के हम कोफैक्टर फाइंड करके उनका आपस में मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ कॉलम 3। तो कॉलम 3 के एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करके उन कोफैक्टर की हेल्प से हमको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो जो थर्ड कॉलम है आपका वो ये है, कॉलम 1 ये है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो कॉलम 3 के कोफैक्टर का यूज करके हमको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखें, तो जो कॉलम 3 के एलिमेंट है सबसे पहले तो उनकी पोजीशन लिख लीजिए। ये जो वाई जेड है ये पहली रो तीसरे कॉलम में, ये दूसरी रो तीसरे कॉलम में, ये तीसरी रो तीसरे कॉलम में। तो देखो लास्ट में जो होता है वो हमारा कॉलम को शो करता है 3 3 3, थर्ड कॉलम में है ये सारे एलिमेंट। तो सबसे पहले एलिमेंट हम लिख लेते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 3। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 3 आपको पहले लिखना है, फिर ये लिखना है A13 क्या है आपका वाई जेड, A23 जेड एक्स, A33 एक्स वाई। ठीक, क्लियर, ठीक है, समझ में आ गई बात। A13, A23, A33 ये हैं आपके एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। अब इन्हीं के हमको कोफैक्टर से हमको क्या बताना है, डिटरमिनेंट बताना है। तो इन्हीं के कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं, यहीं के यहीं देखो। तो कोफैक्टर ऑफ 1 3 इस एलिमेंट का कोफैक्टर वाई जेड का, तो वाई जेड कहाँ है, ये रहा, इसकी ये रो गई, इसका ये कॉलम गया। ठीक है, 1 इंटू जेड, जेड बीच में माइनस वाई इंटू 1 वाई, ये तो आ गया। लेकिन अब आप यहाँ पर एक चीज क्या देखेंगे, 3 + 1 क्या हो गया 4, 4 क्या है आपका इवन नंबर, इसलिए माइनस नहीं लगेगा। तो ये आ गया z माइनस वाई। अब सेकंड एलिमेंट है 2 3 जेड एक्स, इसका कोफैक्टर 2 3। तो अब आपको क्लियर दिख रहा है 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, मतलब माइनस लगेगा क्योंकि ऑड नंबर है। जेड एक्स कहाँ है देख लीजिए, ये रहा, इसकी ये रो गई, इसका ये कॉलम गया, 1 इंटू जेड, जेड बीच में माइनस x इंटू 1 एक्स। तो अब इस माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो रफली समझा देती हूँ, माइनस जेड माइनस एक्स है, माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस जेड प्लस एक्स हो जाएगा। तो प्लस का हम आगे लिख देते हैं, ये जेड वाला माइनस वाला नंबर पीछे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस जेड। क्लियर, तो अगर आपको ये चीज़ नोट करनी है तो आप कर लीजिए। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ एक्स माइनस जेड। बट कैसे ये क्लियर कर दिया, क्योंकि 3 + 2 5 ऑड नंबर इसलिए माइनस लगा, और हमने जब को फैक्टर फाइंड किया तो ये मिला, और माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होकर ये हो गया x माइनस जेड। ठीक, चलिए अब A33 का को फैक्टर, तो 3 + 3 6 है, तो इवन नंबर है तो प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्स वाई का को फैक्टर फाइंड करना, तो ये एक्स वाई ये रो गई, ये कॉलम गया, 1 इंटू वाई वाई माइनस 1 इंटू एक्स एक्स, तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स। ठीक, तो हमारे पास को फैक्टर आ गए थर्ड कॉलम के एलिमेंट के, और थर्ड कॉलम के एलिमेंट भी हमने लिख लिए। अब बस हमको डिटरमिनेंट फाइंड करना है, चलिए कर लेते हैं। तो वी नो दैट डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, जो भी आपका कॉलम है उसके सारे एलिमेंट लिख लीजिए। तो थर्ड कॉलम के ये 3 एलिमेंट हैं, इनको लिख लेते हैं A13 बीच में प्लस A23 बीच में प्लस A34
3 लिख लिया। अब इनमें हम मल्टीप्लाई करेंगे इन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो A13 का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A13, A23 का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A कैपिटल A23 और A33 का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A33। बस इससे हमको मिल जाएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर। तो A13 क्या है, YZ, ठीक है, और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है Z माइनस Y, बीच में लगा प्लस। A23 एलिमेंट है ZX और इसी का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर X माइनस Z, बीच में प्लस। A33 XY और इसका करस्पॉन्डिंग है Y माइनस X, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है कि कोई भी चीज़ जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसको जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करके आंसर देते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ है Z माइनस वाई, यहाँ X माइनस Z, यहाँ है Y माइनस X। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमको कॉमन कहाँ से मिल पाएगा। तो आप देख पा रहे हैं Z माइनस वाई यहाँ पर है, बट यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है, या फिर ये Y माइनस X है, यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है। तो हम किसी एक टर्म को, तीनों में से कोई भी एक टर्म आप एज इट इज रखिए, बाकी सभी का अंदर मल्टीप्लाई करके हम ऐसे टर्म निकालेंगे जिससे ये चीज हमको कॉमन मिल जाए, जिसको भी आप अपने पास रख रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये पहला टर्म है, मैं इसको अपने पास एज इट इज रख रही हूँ YZ, और ये हमने लिया Z माइनस वाई। आप चाहें तो इसको भी रख सकते हैं, चाहे तो इसको भी रख सकते हैं, लेकिन बचे हुए बाकी दोनों को आपको आगे सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब मेरा टारगेट क्या है कि मुझे Z माइनस वाई बाकी दोनों जगह से कॉमन मिल जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इनको भी सॉल्व करूंगी, इनको भी सॉल्व करूंगी। चलिए करते हैं। तो ZX का मल्टीप्लाई अंदर, तो ये हो जाएगा ZX स्क्वायर, बीच में माइनस Z स्क्वायर X, ठीक। इस XY का अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा XY स्क्वायर, बीच में माइनस X स्क्वायर Y, ठीक। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास क्या है Z माइनस वाई। तो अब हमको देखना है कि यहाँ से ऐसे कौन से टर्म्स हमको मिल रहे हैं, क्योंकि 4 टर्म ही है आपस में, हमको उनको देखना पड़ेगा कि हमको Z माइनस वाई मिल जाए। तो अब आप देखें, यहाँ Z अकेला दिख रहा है, तो अब हमको ये देखना Y अकेला कहाँ है। तो Z अकेला यहाँ है और Y अकेला यहाँ है, ठीक। और दोनों टर्म में आप देखो X स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। तो बस इस तरीके से आपको देखना है। तो हमारा पहला टर्म एज इट इज है YZ, ये रहा Z माइनस वाई एज इट इज। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ लिख ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से Z मिल रहा है, यहाँ से हमको Y मिल रहा है। तो हमने उठा लिया, दोनों में से डायरेक्ट कॉमन ले लूँ या फिर चलो लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया ZX स्क्वायर, बीच में माइनस X स्क्वायर Y। तो ये प्लस का था तो प्लस का लिखा, ये माइनस का था तो माइनस का, ठीक। ठीक है, तो देखो इन दोनों जगहों को हमने एक साथ लिख लिया, प्लस का ZX स्क्वायर, माइनस का X स्क्वायर Y। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में हमको Z और Y तो नहीं मिल रहा है, लेकिन Z स्क्वायर मिल रहा है, Y स्क्वायर मिल रहा है, दोनों में कॉमन X मिल रहा है। तो इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। तो प्लस वाली चीज हम पहले लिख लेते हैं, तो X Y स्क्वायर और माइनस का Z स्क्वायर X। तो मैंने इसीलिए अलग अलग कलर से अंडरलाइन कर लिया कि इन दोनों को हमने एक साथ लिखा है, और ये जो रेड लाइन से मैंने अंडरलाइन किया इनको हमने एक साथ लिखा है। बस अब हमको कॉमन लेना है, जो भी मिल जाए। तो सबसे पहले तो ये पहला टर्म तो हमारा अभी एज इट इज चल रहा है, Z माइनस वाई। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, हमारा X स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बचा के अंदर Z माइनस वाई, ठीक है, क्लियर। अब देखें, अब इन दोनों जगह से हमको क्या कॉमन मिल रहा है, X, अंदर क्या बचा, Y स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर। अब एक हमको स्टेप और करनी पड़ेगी यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो चलिए यहाँ लगा देते हैं। तो ये हो गया x, यहाँ लगाया हमने y प्लस जेड, वाई माइनस जेड, लगा दिया फॉर्मूला। लेकिन अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ y माइनस जेड मिल रहा है, यहाँ z माइनस वाई, यहाँ z माइनस वाई मिल रहा है। तो देखिए अल्टीमेटली अगर देखें, एक ऑर्डर की बात करें, तो एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स ये होता है, ठीक है। तो मतलब y माइनस जेड हमको आखिरकार चाहिए पड़ेगा। तो यहाँ z माइनस वाई है, अगर इसको हमको नेगेटिव बनाना है, मतलब अगर इसको हमको y माइनस जेड बनाना है, तो यहाँ आप माइनस लगा दो आगे और इसको लिख दो y माइनस जेड, क्योंकि माइनस का y
और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का z, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, माइनस साइन दोनों में से कॉमन लेके इसको लिख दिया y माइनस जेड। सेम यहाँ करेंगे, यहाँ हमने माइनस साइन लगाया सबसे आगे और इसको क्या लिख दिया, y माइनस जेड। बस अब सभी जगह देख लो, ये पूरा एक टर्म बीच में माइनस, ये पूरा एक टर्म बीच में प्लस, ये पूरा एक टर्म, तीनों टर्म में से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, y माइनस जेड। तो कॉमन ले लो, तो हमने कॉमन ले लिया y माइनस जेड, कॉमन ले लिया। अब जो जो बचा है उसको अंदर लिख दो। तो हमने y माइनस जेड कॉमन लिया, तो यहाँ बचा माइनस का वाई जेड। ये माइनस मत भूल जाना इक्वल टू के चक्कर में, ठीक है। माइनस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड बचा है यहाँ पे, ठीक। चलो अब सबसे पहले तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे छोटा वाला, तो यहाँ से हमको मिल गया y माइनस जेड, तो ये हो गया माइनस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर, इस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई एक्स वाई एक्स जेड, ठीक। तो देखिए अब y माइनस जेड तो कॉमन निकल गया। अब हमको देखना है कि x माइनस वाई और z माइनस एक्स कैसे निकल सकता है। तो x माइनस वाई कहाँ से मिल सकता है, तो सबसे पहले देखो x और y कहाँ मिल रहा है, तो x यहाँ मिल रहा है और y यहाँ मिल रहा है, लेकिन इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। इन दोनों में कॉमन जो मिल रहा है वो मिल रहा है y। तो चलो इन दोनों को साथ में लिखते हैं। तो देखो y माइनस जेड तो अपना निकल गया बाहर, हमने क्या लिया, ये जो है एक्स वाई प्लस का है पहले लिख लिया, और ये वाई जेड जो है ये माइनस का लिख लिया, ठीक है। प्लस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड, ठीक है, और ये प्लस का एक्स जेड माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक। चलो अब y माइनस जेड, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, बचा क्या, x माइनस जेड। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, बचा क्या, z माइनस एक्स। अब दोनों जगह से कॉमन तो हमको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या, x माइनस वाई, वाई माइनस है, z माइनस एक्स। तो ये z माइनस एक्स है, लेकिन ये क्या है, x माइनस जेड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगा देते हैं माइनस साइन और इसको लिख दे देते हैं z माइनस एक्स, ठीक। आप क्या करिएगा, जो मैंने लिखा था उसको लिखे रहिएगा, अगली स्टेप में ये चेंज करिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो आपके पास है ही, तो आप वीडियो को पीछे ले जाके भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ था x माइनस जेड, हमने क्या किया, इसको z माइनस एक्स किया, यहाँ माइनस लगा के। अब दोनों जगह से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, z माइनस एक्स मिल रहा है, तो y माइनस जेड पहले से है, z माइनस एक्स कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, माइनस वाई प्लस एक्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो हमने इसको लिख दिया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, खत्म, ठीक। समझ में आ गई बात क्लियरली। तो बस ये हो गया हमारा। तो इस क्वेश्चन में ना ये तो कुछ नहीं था एक्स्ट्रा, इसको सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा हमको टाइम लगा, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था। हमने क्या किया, हमको बोला गया था कि कॉलम थर्ड का यूज करके हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, कॉलम थर्ड के कोफैक्टर। तो कॉलम थर्ड के एलिमेंट लेके फिर कॉलम थर्ड के हमने कोफैक्टर फाइंड किए, ठीक है। और फिर हमको पता है कि कोई भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स और उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट करके अगर सम कर दिया जाए तो हमको डिटर्मिनेंट मिल जाता है, हमने वही रख दी वैल्यू। लेकिन अब सीधी सी बात है कि भाई कोई भी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई हम कर देते हैं, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। बाकी इस तरह की चीज़ें तो आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोला जा रहा है, इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस and aij is cofactor of small aij then the value of determinant is given by। तो यहाँ पर हमको क्या बोला जा रहा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किससे दे सकते हैं हम, इन ऑप्शंस में से। तो हमको ये चीज़ पता है कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम, ठीक है, तो हमको ये देखना है कि या तो पूरी की पूरी रो के एलिमेंट और उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम, ठीक है। तो ध्यान दें अब आप यहाँ पर आपका सबसे पहले एलिमेंट देखिए, आप कौन कौन से एलिमेंट हैं, 11 12 13, 11 12 13। कहने का मतलब ये है कि अगर 11 12 13 एलिमेंट हैं ये तीनों, तो इन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होने चाहिए। तो क्या इन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है क्या, तो यहाँ 11 12 13 यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत है।
ठीक है, क्योंकि एलिमेंट कौन से रो के हैं, फर्स्ट रो के हैं, तो फर्स्ट ही रो के कोफैक्टर होने चाहिए थे साथ में, ठीक, तभी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट कौन से हैं, 11 12 13 पहली ही रो के एलिमेंट है, तो पहली रो के कोफैक्टर होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहली रो का ये पहला कोफैक्टर है, बट ये और ये नहीं है। अगर यहाँ 11, यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 13 होता तो ये हो जाता हमारा आंसर, बट यहाँ पर नहीं है तो ये भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहली रो के एलिमेंट है लेकिन कोफैक्टर पहले कॉलम के हैं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट है 21 22 23, 21 22 23 सेकेंड रो के एलिमेंट है, तो इनके मल्टीप्लाई में सेकेंड रो के ही कोफैक्टर होनी चाहिए। किसके लिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू के लिए। सेकेंड रो के एलिमेंट है तो सेकेंड रो के ही कोफैक्टर होने चाहिए। तो सेकेंड रो के कोफैक्टर है क्या, नहीं, 11 12 13 पहली रो के कोफैक्टर, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, चलिए ये भी गया। अब बचा हुआ है तो ऑब्वियसली यही होगा, लेकिन फिर भी समझते हैं। तो एलिमेंट कौन से हैं, 11 21 31, 11 21 31 कौन से हैं, 11 21 31 मतलब फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हैं, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है, तो इनके मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट कॉलम के ही कोफैक्टर होने चाहिए। तो फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर होने चाहिए। देखो 11 21 31, तो हमने एलिमेंट देख लिए, अब इनके कोफैक्टर भी सेम होने चाहिए, 11 11 21 21 31 31। तो सबसे पहले सारे के सारे एलिमेंट देखो कौन सी रो या कौन से कॉलम के, तो हमने देखे 11 21 31 पहले कॉलम के, तो पहले कॉलम के एलिमेंट है पूरे के पूरे, तो पहले ही कॉलम के आपके कोफैक्टर होने चाहिए, बस बात खत्म। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आंसर जो रहेगा इसका ये रहेगा डी। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 4.4 है वो कंप्लीट हो गई है। तो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो एक्सरसाइज करी है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।